नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कुंडली के 7 से लेके 12 भावों तक के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इस प्रकार पिछले लास्ट 2 वीडियोस में मैंने कुंडली के लिए 1 से लेके 12 भावों या हाउसेस के जितने भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसके बारे में एक ब्रीफ और बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ भावा या भावों के कुंडली के जो 12 भाव हैं उनको किस प्रकार से एक ग्रुपिंग करके पराशर ऋषि ने अलग अलग नाम दिए, जैसे कि केंद्र, कोण, उपचय। तो इसके बारे में हम एक डिटेल्स में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। दिव्य शास्त्र में आपका स्वागत है और इस दिव्य यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शक आशीष जैन। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। देखिए, जो ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम कुंडली विवेचन या कुंडली को देखने के बारे में अगर हम उसकी बात करते हैं और बिना इसकी टर्मिनोलॉजी को समझे कुंडली का विश्लेषण करना या इसको समझना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इस वीडियो में आपको बेसिकली जो बेसिक पराशर ऋषि ने कुंडली के स्पेसिफिकेशंस और ग्रुपिंग्स के बारे में बताया है, मैं उनके बारे में आपको एक ब्रीफ नॉलेज दूंगा। ये एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है जिसको एक वीडियो में समेट पाना बहुत ही मुश्किल काम है, परंतु इसकी टर्मिनोलॉजी को समझना, ताकि जब आगे हम बात करेंगे आगे जाके कुंडली के बारे में तो हम सिर्फ नाम लेकर ही बात करा करेंगे कि ये ग्रुप की हम केंद्र की बात कर रहे हैं, हम त्रिकोण की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम मूव करते हैं अपनी स्लाइड्स की ओर और देखते हैं कि किस प्रकार से ये ग्रुपिंग्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रों के बारे में। तो कुंडली के जो इस प्रकार से जो कुंडलियाँ, मैं इस पर्पस के लिए नॉर्थ इंडियन कुंडली को ही यूज़ करूँगा क्योंकि इसके अंदर इन चीज़ों को समझना ज़रा थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। तो देखिए, कुंडली के जो पहला, चौथा, 7वां और 8वां भाव है इसको केंद्र भाव कहा जा सकता है। नॉर्मली जो इसकी काउंटिंग है 1, 4, 7, 10 के हिसाब से होती है, परंतु टेक्निकली हमें बोलना चाहिए 1, 10, 7 और 4। तो हाउसेज 1, 10, 7 और 4 जो हैं, जहां हम रेफरेंस पॉइंट को लगना मान के अगर हम चलते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर एक काला बिंदु इसलिए लगाया है कि ये रेफरेंस पॉइंट है। तो इस रेफरेंस पॉइंट से जो 10वां, 7वां और चौथा भाव है इसको हम कहते हैं केंद्र। केंद्र का अगर हम मतलब समझें तो एक सेंटर पॉइंट, किसी भी चीज़ की जो धुरी है जिसके आसपास कोई चीज़ घूमती है उसे उसका केंद्र कहा जाता है। तो ये 4 घर, इन्हें केंद्र कहा जाता है। और किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से जो 10वां, 7वां और चौथा भाव होता है वो उस रेफरेंस पॉइंट का केंद्र होते हैं। जैसे यहाँ हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है लगन को, यानी लगन के केंद्र में कौन कौन से घर हैं? 10वां, 7वां और चौथा। और लग्न भी जो है वो केंद्र का एक हिस्सा है। देखिए, ये पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि रेफरेंस पॉइंट, जब हम बात लगन की कर रहे हैं तो ये 3 भाव तभी केंद्र हैं। अदरवाइज जब हम किसी और भाव की बात करेंगे, जैसे फ्यूचर में जाके हम एडवांस में अगर देखेंगे समझेंगे इसको, तो केंद्रों की परिभाषा बदल जाती है। तो लेकिन ये जो केंद्र होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लगन से 4 जो केंद्र भाव बनते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यह दिखाते हैं हमारी लाइफ की सस्टेनेंस एक्टिविटीज़ को। हम क्या एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे हैं, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे एफर्ट्स कैसे रहेंगे, वो हमें इन 4 केंद्रों से पता चलता है। What efforts are we putting on in our life? कुंडली में अगर ये 4 भाव, इनको कहा जाता है स्तंभ या पिलर। इट शोज द 4 पिलर्स ऑफ आवर लाइफ एंड द 4 पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लग्न से संबंधित 4 पुरुषार्थ। लग्न यानी स्वयं मैं। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने बताया था कि लग्न का मतलब होता है सेल्फ, हम खुद। तो हमारे खुद के
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ होते हैं उसके बारे में ये 4 केंद्र बताते हैं। अब इन 4 पुरुषार्थों के बारे में हम अभी आने वाली स्लाइड में भी देखेंगे। तो ये जो 4 केंद्र होते हैं इनको विष्णु स्थान कहा जाता है, क्योंकि इनके रूलर्स जो होते हैं भगवान विष्णु होते हैं जो प्रिजर्वर हैं, और विष्णु ही हमारी लाइफ की सस्टेनेंस एक्टिविटीज़ के पालन करता है। तो इन 4 भावों का स्ट्रॉन्ग होना, बेनिफिक एस्पेक्ट्स में होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर कुंडली में केंद्र वीक है तो ओवरऑल कुंडली पूरी वीक हो जाती है, और जितने भी योग, धन योग, राजयोग जो बनते हैं उन सब की कैपेसिटी डाउन हो जाती है। तो इन भावों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये दिखाते हैं कि पर्सन इज़ अ डूअर और अ हार्ड वर्कर। बेसिकली कि हमारा जितना भी पुरुषार्थ है, जितनी भी हमारी मेहनत है, जितनी हमारी सस्टेनेंस एक्टिविटीज जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सारी केंद्र से ही आती है। केंद्र में शुभ ग्रह अच्छे माने जाते हैं, और जो अशुभ ग्रह हैं उनको ये माना जाता है कि वो केंद्र को कहीं ना कहीं अफ्लिक्ट करते हैं, और वो उस जिस भी पर्टिकुलर केंद्र में बैठे होते हैं वहाँ की एक्टिविटीज़ को हिंडर करते हैं, खराब करते हैं। केंद्र में, इन 4 केंद्रों में 3 से ज़्यादा अगर मेलेफिक या क्रूर ग्रह अगर आ जाते हैं, अशुभ ग्रह आ जाते हैं, तो वह सर्प दोष की उत्पत्ति कराते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत इस बात का आइडिया दे रहा हूँ। जो मेन केंद्र होता है इन 4 केंद्रों में, जो मेन केंद्र है वो है हमारा लग्न। मैंने पहले भी बताया है किसी भी कुंडली में लग्न सबसे इम्पोर्टेंट भाव होता है, और इसीलिए इन 4 केंद्रों की, इन 3 केंद्रों की महत्वता लग्न के रेफरेंस के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है किसी भी कुंडली के लिए। क्योंकि लग्न, देखिए मैंने बताया था क्या बताता है, लग्न बनाता है हमारी फिजिकल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी की सस्टेनेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं वह इन्हीं 4 केंद्रों से पता चलता है। इसी प्रकार अगर हम चंद्रमा से केंद्रों की बात करेंगे तो वो हमारी माइंड की सस्टेनेंस का बताएगा, और अगर हम सूर्य से 3 केंद्रों के 4 केंद्रों की बात करेंगे तो वो हमारे सोल की सस्टेनेंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगी। इस प्रकार से ये रेफरेंस पॉइंट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी की तरफ चले जाएंगे। और अभी स्टार्टिंग में फंडामेंटल में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो अभी आप ये मान के चलिए, एक नॉर्मल कुंडली में जब भी हम केंद्रों की बात करते हैं तो वो लग्न से इन 4 केंद्रों के बारे में बात हो रही होती है। पहला 10वां भाव 10th हाउस, 7th हाउस और 4th हाउस। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, और वह है त्रिकोण या कोण भाव। नॉर्मली इसको मैं जो है कोण भाव कहना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बजाय त्रिकोण के, परंतु कई जगह इसको आपको त्रिकोण कह के भी संबंधित किया जाता है। तो त्रिकोण में जो घर होते हैं वो होते हैं पहला, 5वां और 9वां भाव। देखिए इस प्रकार से लग्न को अगर हम रेफरेंस लेके चलते हैं तो 1st हाउस जो हमारा सेल्फ है, 5th हाउस हमारी एबिलिटीज़, एंड 9th हाउस हमारा जो भाग्य या धर्म का स्थान है। इन तीनों को मिला के त्रिकोण भाव बनता है, और ये बताता है हमारी एग्जिस्टेंस को। जो पुरुषार्थ हम केंद्र में कर रहे हैं उन सब का जो हमें फल जो मिलेगा वह त्रिकोण से मिलता है, और इसलिए इनको कहा जाता है लक्ष्मी स्थान। लक्ष्मी स्थान, इन 3 भावों को कहा जाता है लक्ष्मी स्थान, क्योंकि यह हमारे एफर्ट्स को जो है फ्रूट्स, जो उसका फल है, जो प्रदान करते हैं। अब देखिए लक्ष्मी को एक बहुत ही आज के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से धन से या वैभव से ही जोड़ के देखा जाता है, परंतु अगर हम शास्त्रों की बात करेंगे तो 8 प्रकार की लक्ष्मियों का जो है, वैसे 1008 फॉर्म ऑफ लक्ष्मीज हैं, परंतु उन सबको ग्रुप करके 8 प्रकार की लक्ष्मियों में उसको डिनोट किया गया है। आदि लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और सनातन लक्ष्मी। इसके अलावा मैं एक लक्ष्मी की हमेशा और बात करता हूँ, और वह होती है
मोक्ष लक्ष्मी। तो इस प्रकार से 9 प्रकार की लक्ष्मी बन जाती हैं और हर प्रकार की लक्ष्मी को कोई ना कोई एक ग्रह डिनोट करता है। अगेन आगे जाके कभी इस बारे में फिर डिटेल्स में बात करेंगे। तो जो त्रिकोण भाव है यह लक्ष्मी स्थानों को डिनोट करता है। जिस प्रकार से 5th हाउस से अगर हम बात करें तो यह कहीं ना कहीं विद्या प्रदान करने वाला हो जाता है। ये हाउस धर्म प्रदान करने वाला, भाग्य प्रदान करने वाला हो जाता है। ये हाउस हमारा सेल्फ का है, तो ये हमारे लिए ओवरऑल जो सस्टेनेंस के लिए जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब के बारे में बताता है। तो जो फर्स्ट हाउस है यह केंद्र और कोण दोनों को ही डिनोट करता है और इसीलिए जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जिसे कि लग्नेश कहा जाता है उसकी बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस हो जाती है। अपने पिछले एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि अगर कुंडली में लग्नेश वीक हो जाता है तो ओवरऑल पूरी कुंडली की स्ट्रेंथ और उसके योग्स की जो कैपेबिलिटीज़ है वो डाउन हो जाती है। अब आप कहेंगे कि अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया जैसे कि अगर केंद्र वीक हो जाए तो भी योग कमज़ोर हो जाते हैं, अगर लग्न वीक हो जाए तो भी योग कमज़ोर हो जाते हैं। बिल्कुल इतने सारे फैक्टर्स को जब हम कंसिडरेशन में लेते हैं तभी हमें पता चलता है कि किस प्रकार से कुंडलियों में स्ट्रेंथ और वीकनेस जनरेट होती है। वरना 1000-2000 लोगों की कुंडलियों को अगर आप देखें तो एक योग कई लोगों की कुंडलियों में हो सकता है, परंतु इन फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेके हमें पता चलता है कि कोई तो बहुत लकी और बहुत राइज कर गया लाइफ में और कोई हमेशा स्ट्रगल ही करता रह गया। तो इन सब फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेके ही हम कुंडली में सही प्रकार से किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। ये हाउसेस ऑफ आवर ब्लेसिंग्स हैं, हमारे दिए को मिले हुए आशीर्वाद। विष्णु और लक्ष्मी जब भी कंबाइन हो जाएंगे वो एक राजयोग को जन्म देंगे। नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में जब भी केंद्र या त्रिकोण का कोई कॉम्बिनेशन बनता है उसको पराशर ऋषि ने राजयोग बोला है। यानी अगर 4th या 5th का जो भी लॉर्ड है, मैंने लॉर्ड्स आपको पहले अपने पिछले एक वीडियोस में बताए हुए किस तरह से निकलते हैं कि समझ लीजिए अगर ये जेमिनी लगना है तो ये यहाँ पर राशियाँ आ जाएंगी। तो अगर 4th हाउस का लॉर्ड हो गया मर्क्यूरी यानी बुध और 5th हाउस का लॉर्ड हो गया वीनस यानी कि शुक्र, तो अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन में यानी योग में किसी भी एक घर में बैठ जाते हैं, समझ लीजिए यहाँ पर बैठ गए मरकरी और वीनस, तो ये एक प्रकार के राजयोग को जन्म देंगे। अब इस राजयोग किस रूप में फलित होगा, कैसे फलित होगा, वो डिपेंड करता है दशाओं पे। नॉर्मली जो केंद्र और त्रिकोण के राजयोग हैं ये पूरा जो है पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं अपना एक छाप छोड़ते हैं, परंतु इनकी जो मैनिफेस्टेशन है वह दशाओं के अनुरूप ही होती है। तो पावर ऑफ सस्टेनेंस ऑफ ईच केंद्रा, बेसिकली जो त्रिकोण कोण स्थान है ये पावर ऑफ सस्टेनेंस है। ये 4 भाव सस्टेनेंस के थे और ये 3 भाव, ये स्पेशली ये 2 भाव इन 4 भावों को या इन 3 भावों को पावर देते हैं सस्टेन होने की और स्पेशल योगास को क्रिएट करते हैं। और इनकी वीकनेसेस पूरे केंद्र त्रिकोण की जो वीकनेसेस होती हैं वो पूरे चार्ट को वीक कर देती हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। ये हैं 4 गोल्स यानी कि 4 पुरुषार्थ। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था केंद्र में कि ये 4 भाव 4 पुरुषार्थ को दिखाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अब देखिए पहला 5वां और 9वां हम इस रेफरेंस पॉइंट को लेके चलते हैं। पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, ये है धर्म त्रिकोण। एक त्रिकोण बना ये, तो 1st, 5th एंड 9th हाउस आर धर्म त्रिकोण और ये बताता है हमारी ड्यूटीज दैट वी हैव टू परफॉर्म इन आवर लाइफ। धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, धर्म का मतलब है हमारी ड्यूटीज, हमारी परफॉर्मेंस। जैसे कि एक लोहार का धर्म क्या है, उसका धर्म है बर्तन बनाना या औजार बनाना। एक कारपेंटर का धर्म क्या है, फर्नीचर बनाना। तो एक ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना। तो जो ड्यूटीज़ हैं असाइन करी हैं वो धर्म त्रिकोण से पता चलती हैं। अर्थ त्रिकोण 10, 6 और 2, लग्न के बाद
हम आएंगे 10th हाउस में। तो इसके रेफरेंस पॉइंट से जो 5th हाउस और 9th हाउस ये हैं अर्थ त्रिकोण। सस्टेनेंस के लिए जो भी हमें चीज़ें चाहिए वह हमें अर्थ त्रिकोण, अर्थ मतलब इसका एक आज के समाज के हिसाब से वो हो गया धन। तो ये अर्थ त्रिकोण को यह 3 भाव डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है काम त्रिकोण। 7th हाउस के जब हम केंद्र पे आते हैं तो यहाँ से जो आता है 7, 3rd और 11th हाउस, यह शो करता है काम त्रिकोण को, यानी कि हमारे डिज़ायर्स को। और 4th, 8th और 12th यह शो करता है मोक्ष त्रिकोण को, यानी कि फ्रीडम। फ्रीडम इमेंसिपेशन या एक्चुअल में जिसे हम मोक्ष कहते हैं वो भी हो सकता है, या किसी भी रूप में हमारी फुलफिलमेंट या एंड ऑफ द डिज़ायर्स, उसको भी एक मोक्ष ही कहा जा सकता है या फ्रीडम के रूप में ही उसको लिया जा सकता है। किसी भी त्रिकोण का जो फर्स्ट हाउस है वह उसका सीड है, उसका रूट है, द एक्शन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। ये 10th हाउस को अगर हम लें तो 10th हाउस को अगर हम लें तो वो शो करता है एक्चुअली व्हाट एक्शन वी आर टेकिंग, हम क्या काम कर रहे हैं अपने धन को प्राप्त करने के लिए, अपने कर्मों को पूरा करने के लिए जो भी हमें इस जन्म में दिए गए हैं। इससे जो सेकंड हाउस आ जाता है वो आ जाता है 2nd हाउस अर्थ त्रिकोण का। तो वो करता है कि उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सस्टेनेंस क्या है। जैसे कि अगर हम कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो हमारा ये 2nd भाव किसी चीज़ का है, कुटुंब का, धन का। तो एक इनिशियली हमें धन चाहिए होगा, अपने कुटुंब का सपोर्ट चाहिए हो सकता है। तो उस काम को प्राप्त करने के लिए हमारे पास सस्टेनेंस की कैपेसिटी क्या है। और जो 6th हाउस है वो अर्थ त्रिकोण का जो 3रा भाव है वह फाइनल आउटकम को, उस फाइनल आउटकम को प्राप्त करने के लिए इन 2 भावों के मिलाकर जो फाइनल आउटकम है उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब ये हाउस किस चीज़ का है, स्ट्रगल्स का, कॉम्पिटिशन्स का। तो ये सब चीज़ें मिलके ही अर्थ त्रिकोण को पूरा कर पाती हैं। बहुत बड़ा, बहुत वास्ट टॉपिक है। एक छोटे से वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में इसकी बहुत डिटेल्स के बारे में अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो एक बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इन 4 चीज़ों को डिटेल्स में हर बार समझेंगे। अब बस आप ये समझिए कि इस प्रकार से 4 त्रिकोण बनते हैं चारों केंद्रों से, और इसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहा जाता है। और अगर हम प्राइमरीली इन 4 त्रिकोणों की बात करते हैं, जो मैंने कहा था मेन ये त्रिकोण है, इसमें पहला भाव धर्म का हो गया, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा यह मोक्ष का भाव हो गया। अब हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। यह एक और प्रकार का क्लासिफिकेशन है जो कि पराशर ऋषि ने बताया था, केंद्र, पनफर और अपोक्लिमा। अब देखिए जितनी भी क्लासिफिकेशंस हैं अलग अलग बता रहा हूं, पर यह सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि ये केंद्र थे, यह त्रिकोण था, और यहाँ पर केंद्र, हर केंद्र से एक अलग त्रिकोण बन रहा है, रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहे हैं। तो हर जो त्रिकोण है वो उस केंद्र के अंदर जो पुरुषार्थ है उसके बारे में, उसकी सस्टेनेंस और उसके आउटकम्स के बारे में बता रहा है। जो धर्म त्रिकोण है वो हमारा सेल्फ, उस ड्यूटी सेल्फ की, यानी जो हमारी ड्यूटीज़ जो हमें परफॉर्म करनी है, उस ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमने क्या एबिलिटीज़ एक्वायर करी, और उस फिर उस ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो एबिलिटीज़ हमने एक्वायर करी उससे फिर फाइनली हमने अपने धर्म को कैसे परफॉर्म किया। तो इस प्रकार से हर केंद्र का एक त्रिकोण उस केंद्र से रिलेटेड जो उसका पुरुषार्थ है उसके बारे में बताता है। तो इसी प्रकार से अब यह जो 3 क्लासिफिकेशंस हैं, केंद्र, पनफर और अपोक्लिम, इनकी डिटेल्स के बारे में फिर कभी बात करेंगे कि अगर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, इस तरीके से, तो इसका क्या क्या मतलब निकलते हैं, वो बहुत डिटेल टॉपिक हो जाएगा। उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो ही अलग से बनानी पड़ेगी। पर अगर हम इस क्लासिफिकेशन को समझना चाहें तो ये समझिए कि 5th हाउस ट्रायन फ्रॉम एवरी केंद्र इज़ अ पनफर हाउस, यानी कि किसी भी केंद्र से
अगर हम इसको रेफरेंस मान के चलें लग्न को, तो इससे जो पंचम भाव है वह पनफर भाव कहलाता है, और उससे जो नवम भाव है लग्न से वह अपोक्लिम भाव कहलाता है। देखिए क्लासिफिकेशन यह 3 केंद्रों की है, परंतु इसमें फिर एक त्रिकोण बन के सामने आ रहा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसे थोड़ा सा सिंक इन करने में टाइम लगेगा, परंतु अब आप ये समझिए कि यहाँ केंद्र और त्रिकोण और पुरुषार्थ सब आपस में मिल जाएंगे। यह धर्म त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, और यह भी हो गया धर्म त्रिकोण। तो धर्म त्रिकोण में पहला भाव केंद्र भाव है, दूसरा भाव पनफर भाव है, और तीसरा भाव अपोक्लिम भाव है। इसी प्रकार जो दूसरा केंद्र बनेगा वह बनेगा हमारे दूसरे त्रिकोण से, यानी कि 5th हाउस से, और दूसरा त्रिकोण, दूसरा केंद्र कौन सा बनेगा पनफर का? 5th, 2nd, 11th एंड 8th। और तीसरा जो केंद्र बनेगा वह तीसरे त्रिकोण यानी 9th हाउस से बनेगा, 9th, 6th, 3rd एंड 12th। 9th, 6th, 3rd एंड 12th ये बनेंगे अपोक्लिम भाव। तो जैसे पहले बताया मैंने, केंद्र के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके। केंद्र भाव क्या होते हैं? 5, 2nd, 11th एंड 8th ये पनफर भाव, ऑल द रिसोर्सेज दैट वन हैव, उसके अंदर क्या काबिलियत है, उसके पास कितना धन है, उसके पास कितनी आय है, और अगेन उसके पास कितना फैमिली या एंसेस्ट्रल्स उसकी तरफ से उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, यह सब पनफर भाव से पता चलता है। और अपोक्लिम द रिजल्ट वन वांट टू अचीव और विल परफॉर्म फॉर द फर्स्ट 2 हाउसेज। इसके बारे में जैसे मैंने पिछले इसमें भी आपको समझाया था कि इन 2 भावों से जो हम ड्यूटीज़ और एबिलिटीज़ को कंसिडर करके हम आखिर में कैसे परफॉर्म करते हैं वह हमें अपोक्लिम भावों से पता चलता है। कि केंद्र 1st हाउस से, फिर 5th हाउस से, फिर 9th हाउस से हमने अपनी ड्यूटीज़ कैसे परफॉर्म करी जाएंगी उसके बारे में इससे पता चलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आके सारे केंद्र और सारे त्रिकोण, सारे पुरुषार्थ किसी न किसी रूप में जुड़ जाते हैं। अब केंद्र, पनफर और अपोक्लिम के बारे में एक और भी कंसिडरेशन है कि जितने जो ग्रह केंद्र में होते हैं वो लाइफ के फर्स्ट हाफ में हमें रिजल्ट्स देते हैं, जितने भाव पनफर में होते हैं वह लाइफ के मिड भाव में, मिड पार्ट में हमें रिजल्ट्स देते हैं, और जितने ग्रह अपोक्लिम भाव में होते हैं वह लाइफ के लास्ट और 3rd पार्ट में। कि अगर हम अपनी लाइफ को पूरे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, समझ लीजिए किसी के 75 वर्ष की आयु है, तो पहले 25 वर्ष केंद्र के, बाद के 25 वर्ष पनफर के, और उसके बाद के 25 वर्ष अपोक्लिम भावों में ग्रहों के हिसाब से उनके रिजल्ट्स आते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में फिर हम धीरे धीरे आगे जानेंगे। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ, और इसमें हम देखेंगे पराशर ऋषि ने बताया है त्रिक भावों के बारे में, जो कि हैं 6th, 8th और 12th, और इनको मैंने यहाँ ब्लैक कलर से मार्क किया है। 6th, 8th और 12th इनको कहा जाता है त्रिक भाव या दुष्स्थान। दुष्स्थान क्यों? क्योंकि ये दिखाते हैं एनिमीज को, लॉसेस को, और स्ट्रगल्स को, ये दिखाते हैं डेट्स को, और ये दिखाते हैं हमारे व्यय को। तो बेसिकली ये जो 3 भाव हैं यह सफरिंग्स को शो करते हैं। अब बेसिकली हर भाव के मिक्स रिजल्ट्स होते हैं, परंतु जो भी ग्रह त्रिक भाव में होते हैं वे किसी न किसी रूप में स्ट्रगल्स ज़रूर शो करते हैं। जो भी लाइफ में अगर सक्सेस मिलेगी तो बहुत स्ट्रगल्स के बाद, सफरिंग्स के बाद ही मिलेगी। 3, 6 और 11, इससे पहले हम आते हैं 3, 6, 10 और 11। 3, 6, 10 और 11 इनको बोला जाता है उपचय भाव। इनको मैंने ग्रीन में मार्क किया हुआ है। 3, 6, 10 और 11 उपचय यानी हाउस ऑफ ग्रोथ। इनको
अटैच किया जाता है क्रियामान कर्मास से, जो कि हम इस लाइफ में परफॉर्म करेंगे। और कहीं ना कहीं ये हाउसेज ऑफ फ्री विल भी हैं। अब देखिए कुंडली में 1/3 पार्ट जो है हमारी फ्री विल का भी है। ऐसा नहीं है, यानी कि अगर कोई समस्याएं, कोई परेशानियां, कोई चीज़ हैं, हम अपनी फ्री विल से उसको कितना कवर अप कर सकते हैं, उस पर कितनी विजय प्राप्त कर सकते हैं, वह हमें इन 4 भावों से पता चलता है। ये हमारे हाउसेज ऑफ ग्रोथ हैं, जो हमारे को लाइफ में ग्रोथ दे सकते हैं। इन ग्रोथ के इन 4 भावों में से जो 3 भाव हैं, 3, 6 और 11, इनको त्रिषडाय भाव भी कहा गया है। देखिए त्रि मतलब 3, षड मतलब दुख 6th हाउस और आय मतलब हमारा जो है गेन, तो इनको त्रिषडाय भाव भी कहा गया है। और नॉर्मली इनको इविल हाउसेस की तरह कंसिडर किया जाता है। इन 3 भाव को 3, 6 और 11 को इविल हाउसेस की तरह कंसिडर किया जाता है। क्यों किया जाता है ये जब हम आगे डिस्कशंस में जाएंगे तब समझेंगे। इसके अलावा एक स्पेसिफिकेशन और है 4 और 8 भाव की। इनको पराशर ऋषि ने चतुराश्रय या चतुराश्र भाव कहा है। चतुराश्रय 4th एंड 8th। तो इसी के साथ मैंने जो टर्मिनोलॉजी थी और ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस थी, क्लासिफिकेशन हाउसेस थी, उसके बारे में एक ब्रीफ और एक छोटा सा वीडियो आपको बताया है। आपको इन सब की टर्मिनोलॉजी याद करनी है कि कल को अगर हम बात करते हैं कि पनफर भाव कौन सा है तो आपको पता रहना चाहिए, केंद्र कौन से हैं, त्रिकोण कौन से हैं, उपचय कौन से हैं, त्रिक कौन सा है, त्रिषडाय कौन सा है, तो आपको उस चीज़ के बारे में आइडिया रहना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कंटिन्यूटी में रहना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को सेव कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे। धन्यवाद।